चंबल का डाकू, ऐसा डाकू जो किसी को भी मारता तो पहले उसके शरीर के अंग काट देता। जिस भी गांव में लूट के लिए जाता वहां की लड़कियों के साथ रेप करता। किडनैपिंग में इतनी पकड़ की चंबल में बैठ दिल्ली कर्नाटक से लोगों को उठवा लेता था। चंबल के डाकुओं का आखिरी बड़ा सरगना निर्भय सिंह गुज्जर। सालों तक लोगों की नाक में दम करने के बाद 2005 में निर्भय सिंह गुज्जर मारा गया, लेकिन उसे मौत के घाट उतारने में उतने ही उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा जितना चंबल के रास्तों में करना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं तारीख के इस एपिसोड में आज हम आपको सुनाएंगे डाकुओं के कुल के सबसे खूंखार डाकू निर्भय सिंह गुज्जर की कहानी। भिंड, मुरैना, शिवपुरी, चित्रकूट, रीवा, इटावा, एमपी, राजस्थान और यूपी के बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ इलाका चंबल नदी के पास बसा ऐसा इलाका जिसकी हर पगडंडी एक सी लगती है। ऐसी नदी जिसके लिए माना जाता है इसके पानी में ही बगावत की तासीर है। मुगलों के वक्त से बागियों की पनाहगाह के नाम से चंबल पहचाना जाता रहा है। धीरे धीरे बागियों की पनाहगाह डाकुओं का गढ़ बन गई। ऊबड़ खाबड़ जगहों से भरा हुआ, कहीं ऊंची तो कहीं नीची जमीन, टीले, ऐसी जमीन जिसको डाकू अपना ठिकाना बनाना पसंद करते हैं। इसी चंबल के बीहड़ों में सैकड़ों डाकुओं ने राज किया, चाहे डाकू मान सिंह हो या पान सिंह, डाकू माधो सिंह हो या मोहर सिंह, सबकी साख चंबल में जमी। यहाँ तक कि महिला डाकुओं ने भी चंबल पर राज किया है। इनमें फूलन देवी और पुतलीबाई का नाम सबके जहन में रहता है। इसी इलाके में जन्म लिया दहशत के पर्याय निर्भय सिंह गुज्जर ने। चंबल के डाकुओं की कहानी का लगता है एक सांचा है जिसमें घटनाओं को पिघलाकर डाल दें तो एक डाकू तैयार हो जाता है। निर्भय की जिंदगी में ये सांचा गांव गंगादासपुर से ढलना शुरू हुआ। उसके पिता पहले पचदौरा में रहते थे। शादी के बाद उन्होंने अपने साले साहब से कुछ जमीन खरीदी और गंगादासपुर में बस गए। परिवार में निर्भय के अलावा 5 बहनें और एक भाई था। गरीबी चारों तरफ थी। ऊपर से गांव वाले निर्भय के परिवार को परेशान करते थे। कई बार मारपीट तक हो जाती थी। इसी के चलते निर्भय ने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। गरीबी के चलते चोरी भी शुरू कर दी। 1986 में एक दिन उसने जालौन के चुरखी क्षेत्र के एक अमीर आदमी के घर चोरी करने की कोशिश की। इसी चक्कर में पकड़ा गया। बाद में निर्भय छूट तो गया, लेकिन 4 बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। पहली, पुलिस से इसका बदला लेना है। दूसरी, गरीबी यूं ही नहीं मिटने वाली, कुछ बड़ा करना होगा। तीसरी, बड़ा करने के लिए ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। और चौथी, गांव वालों को सबक सिखाना है। ट्रेनिंग के लिए उसने रुख किया चंबल का। बीहड़ में उन दिनों लालाराम की गैंग बड़ी मजबूत थी। निर्भय सीधे लालाराम के पास पहुंचा। लालाराम ने निर्भय गुज्जर को अपने साथ शामिल कर लिया। गैंग में आते ही उसने ऐसे बड़े बड़े कांड किए कि चंद दिनों में ही लालाराम का खास बन गया। लालाराम की गैंग के बाद वो और दूसरी गैंग में भी गया, जैसे डाकू जयसिंह गुज्जर की गैंग और फिर डाकू फक्कड़ की गैंग। इसी बीच उसने कई अपहरण और हत्याएं की। दरअसल लालाराम ने सीमा परिहान नाम की एक लड़की को किडनैप कर अपनी गैंग में शामिल कर लिया। इस लड़की से निर्भय सिंह गुज्जर को प्यार हुआ और बाद में दोनों ने शादी भी की। सीमा किडनैप होने के बाद डरी सहमी सी रहती थी। कुछ वक्त पहले हमारे साथी सिद्धांत ने सीमा से बात भी की थी। क्या बताया था उसने, सुनिए। अपहरण के लिए अपहरण कर सकते हैं बागी लोग, लेकिन कहते हैं कि निर्भय की गैंग में शुरुआत से ही 70 से ज्यादा लोग थे। इसके बाद तो निर्भय का आतंक चंबल के बीहड़ों से शहर के गलियारों तक गूंजने लगा। डकैती में अपना नाम बनाते निर्भय अपने मामा के गांव से बदला लेना शुरू कर चुका था। कितने ही लोगों का मर्डर उसने किया, कितने ही लोगों को अपाहिज कर दिया, कितने ही लोगों की दौलत उसने हड़प ली और सैकड़ों लोगों को किडनैप किया। अच्छा, यहाँ पर किडनैपिंग का जिक्र बार बार हो रहा है, जिससे हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये तो बड़ा शहरी सा अपराध है, डाकू तो लूट मार डकैती करते हैं, किडनैपिंग में इतनी सक्रियता कैसे। असल में बात यह है कि बैंक और लॉकरों के आ जाने से लोगों ने ज्यादा रकम लेकर घूमना बंद कर दिया। घरों में भी कम सामान रखने लगे। ऐसे में डाकुओं की कमाई कम हो गई तो उन्होंने किडनैपिंग का तरीका अपनाया। इसमें उन्हें यह लगा कि दौलतमंद इंसान को या उसके घर वाले को किडनैप कर लिया जाता। अब उसकी दौलत कहीं भी रखी हो, फिरौती की शक्ल में वो खुद चलकर डाकुओं के पास आ जाती। डाकुओं की भाषा में इसे पकड़ कहते हैं। निर्भय का पकड़ को लेकर भी एक कानून था। जिसे भी किडनैप करता उसे 25 दिन की मोहलत मिलती। या तो 25 दिन के भीतर मुंह मांगी रकम देकर छुड़ा ले जाओ, या फिर निर्भय निर्दयी तरीके से हत्या कर देता। इससे उसकी गैंग बहुत अमीर होती जा रही थी। दबदबा देख आसपास की दूसरी गैंग्स ने भी डाकू निर्भय के लिए काम करना शुरू कर दिया। सब अपने अपने स्तर से पकड़ लेकर आते और फिरौती वसूलता निर्भय, जिसके बाद निर्भय उन छोटी गैंग्स को उनकी कमीशन देता था
ये कमीशन 50% तक भी होती थी। ये करते करते किडनैपिंग का जाल कानपुर, आगरा के अलावा दिल्ली जैसे बड़े शहरों से लेकर दक्षिण के छोटे शहरों तक भी फैल चुका था। इस जाल का हिस्सा लड़कियां भी थीं। लड़कियां भी निर्भय के इस काम में मदद कर रही थीं। निर्भय का शौक भी था अपनी गैंग में खूबसूरत और जवान लड़कियों को रखने का, लेकिन वो जिंदगी भर इसी शौक का खामियाजा भुगतता रहा। उसकी गैंग से कुछ कुख्यात महिला डाकू भी निकली, जैसे मुन्नी पांडे, पार्वती उर्फ चमको, सीमा परिहार, सरला जाटव और नीलम गुप्ता। निर्भय की 4 बीवियां थीं, जिनमें से पहली दस्यु सीमा परिहार की कहानी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा नीलम गुप्ता और सरला जाटव से भी निर्भय गुज्जर ने शादी की थी। इनकी कहानी भी सुनने लायक है। नीलम गुप्ता जब महज 13 वर्ष की थी तब निर्भय उसको किडनैप कर अपनी गैंग में लाया था। पहले उसके साथ खूब दुर्व्यवहार उसने किया, मगर बाद में उसके प्यार में पड़ गया। जब नीलम गुप्ता बड़ी हुई तो निर्भय ने उसे शादी कर ली। कहानी में अगला किरदार है श्याम जाटव, निर्भय का मुंह बोला बेटा। निर्भय ने जब अपनी अलग गैंग शुरू की थी तब इसे अडॉप्ट किया था। कहते हैं कि निर्भय के बाद यही उसका उत्तराधिकारी होने वाला था। निर्भय श्याम से सगे पिता की तरह प्यार करता था। उसने सरला नाम की लड़की को किडनैप किया था, जिससे उसने श्याम की शादी करवा दी। लेकिन इसी बीच निर्भय की बीवी नीलम को श्याम पसंद आ गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि जिस निर्भय से पूरा इलाका खौफ खाता था, उसकी नाक के नीचे दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। भागने के बाद नीलम और श्याम ने शादी कर ली। साथ में वो लोग निर्भय की लगभग सारी ही दौलत लेकर भागे थे। इससे गुस्साए निर्भय ने 2 बड़े फैसले किए। पहला, जो भी नीलम और श्याम को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसे निर्भय 21 लाख का इनाम देगा, और दूसरा, निर्भय अब श्याम जाटव की पत्नी सरला जाटव से शादी करेगा। इसके बाद सरला और निर्भय की शादी तो हो गई, लेकिन वो नीलम और श्याम को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि उन दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। डकैती फिरौती के खेल से निर्भय ने दौलत इकट्ठा कर ली थी, लेकिन साथ ही उसे शोहरत की ललक भी थी। अपना नाम फैलाने के लिए निर्भय ने पहले अखबारों को इंटरव्यू देना शुरू किया। इसके बाद उसका संपर्क टीवी चैनल्स से भी बना। अलग अलग टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स निर्भय के अड्डे पर उसका इंटरव्यू करने जाते थे। ऐसे कुछ इंटरव्यूज में निर्भय के अलावा नीलम गुप्ता, सरला जाटव, श्याम जाटव और उसके कुछ साथियों के बयान आए थे। इस कवायद से निर्भय का नाम बना, लेकिन यही उसके अंत की वजह भी बनी। निर्भय की दबंगई पूरे उफान पर थी और गैंग के खजाने भरे हुए थे। तब उसने इंटरव्यूज पर राजनीतिक बयान भी देने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद निर्भय का टीवी इंटरव्यू देने का चस्का चरम पर पहुंच चुका था। एक तरफ वो अपना बखान कर रहा था, कहीं कहीं सफाई भी दे रहा था। वो सरकार और चुनावों पर भी खुलेआम बात करता था। इसकी वजह से सरकार पर दबाव बनने लगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव मुख्यमंत्री के राइट हैंड माने जाते थे। कई जगहों पर निर्भय गुज्जर ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव हमारे सब कुछ हैं। वहीं शिवपाल यादव के लिए उसने यहां तक कह डाला था कि ये मेरे बड़े भैया हैं। विपक्ष ने इस बात पर सरकार को घेर लिया। आरोप लगाया कि एक डाकू कह रहा है कि मंत्री मेरे बड़े भाई हैं। निर्भय गुज्जर ने यह भी कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव चाहें तो मैं समाजवादी पार्टी की साइकिल को चंबल में भी दौड़ा दूंगा। सारी चीजों से समाजवादी पार्टी की सरकार की बहुत नेगेटिव इमेज यहां पर बनने लगी। कुछ वीडियोस में उसने अपने पूरे हथियार का जखीरा दिखाया। इनमें AK-47 और AK-56 जैसी बड़ी बंदूकें शामिल थी। यहां तक कि एक वीडियो में निर्भय गुज्जर ने राइफल अलग अलग अंदाज में लहराकर नीचे रखते हुए कहा, होंगे तो मुलायम सिंह सरकार में सरेंडर होंगे, उन्हीं के चरणों में अपनी राइफल जमाएंगे। निर्भय के इन्हीं बयानों के चलते सरकार पर एक्शन लेने का दबाव बढ़ता जा रहा था। अंत में सरकार ने निर्भय के खात्मे के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। STF की टीम ने जाकर चंबल में डेरा डाला। इसके बाद सबसे पहले उसके 40 से 50 खास आदमियों का खात्मा किया गया। इन लोगों के ठिकाना लगने के बाद निर्भय गुज्जर कमजोर होता जा रहा था। निर्भय को एक के बाद एक जिस तरह महिलाएं छोड़कर जा रही थी, उसका भी मानसिक प्रभाव उस पर पड़ रहा था। खासकर नीलम और श्याम वाले मामले का उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। फिर पुलिस की मुखबिरी भी मजबूत होती जा रही थी। इन मुखबिरों में अपने सरेंडर के बाद नीलम गुप्ता और श्याम जाटव भी शामिल हो गए थे। बड़ा झटका निर्भय को उस वक्त लगा जब उसका सबसे खास आदमी मारा गया। निर्भय का प्रमुख सिपहसलार बुद्ध सिंह उर्फ लाठीवाला को यमुना किनारे एनकाउंटर में मार दिया गया। लाठीवाला के साथ हथियारों का भी जखीरा चला गया। कमजोर हो चुके निर्भय ने छतरपुर के एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए संपर्क किया। कहा जाता है कि निर्भय गुज्जर अपने पैसे उस बिजनेसमैन के पास रखवाता था। जब निर्भय गुज्जर को लगा कि उसका बुरा दौर शुरू हो रहा है तो वो उस बिजनेसमैन से सारे पैसे लेकर भाग जाने की प्लानिंग कर रहा था।
शायद हुलिया भी बदल लेता, लेकिन छतरपुर से मिलने की खबर एसटीएफ को लग गई। एसटीएफ ने जाल बिछाया। ये भी माना जाता है कि उस बिजनेसमैन ने भी एसटीएफ से मुखबिरी कर दी। खबर पक्की थी। गुज्जर वहां पहुंचता है और इसके बाद एसटीएफ उस पर दमकती है। मुठभेड़ होने लगती है। करीब 1.5 घंटे चले इस एनकाउंटर में निर्भय गुज्जर इटावा के जंगलों में मारा गया। निर्भय गुज्जर को मारा एसटीएफ के एसएसपी अखिल कुमार ने। मरते वक्त निर्भय गुज्जर 47 साल का था। उसके सर पर मर्डर, लूटमार, डकैती, किडनैपिंग जैसे 200 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे। यूपी में ही उसके ऊपर 175 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे। माना जाता है अगर उसको मीडिया की चमक धमक का लालच नहीं होता, अगर वो टीवी इंटरव्यूज में सरकार और राजनीति की बात नहीं करता, तो शायद आज मारा नहीं जाता। ये भी हो सकता था कि वो सरेंडर करके जिंदा बच जाता और बाद में उसे चुनाव का टिकट भी मिल जाता। लेकिन ज्यादा शोहरत के लालच की वजह से ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हो पाया। उसके बाद भी चंबल में और डाकू आए, पर छोटे मोटे। निर्भय सिंह गुज्जर जितना बड़ा डकैत फिर वहां नहीं हुआ। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि उस इलाके में पुलिस का नेटवर्क अच्छा हो गया। कोई बागी बन जाता है तो पुलिस उस पर पैनी नजर रखती है। इसके साथ ही पुलिस तकनीकी रूप से भी सक्रिय और मजबूत हो गई है। कुछ क्राइम तो अभी भी होते हैं, पर उस लेवल के नहीं। आज के लिए बस इतना ही। तारीख का ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी